हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टमक तक सब कुछ कवर कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे और एनस तक का डाइजेशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमने स्टमक तक फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंटेस्टाइन। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये पूरा येलो वाला पार्ट अप टू यहाँ तक ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे शरीर में दो प्रकार के इंटेस्टाइन होते हैं, एक ये स्मॉल इंटेस्टाइन और एक ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ तो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि इसका डायमीटर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डायमीटर कितना पतला सा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका बहुत वाइडर डायमीटर है। ठीक है, आप समझ गए कि इस इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा और सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम एंड फिर इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम आप देख सकते हो, जैसा कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर ये ड्यूडेनम कहलाता है, ये ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा कोल्ड स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये कहलाता है आपका ड्यूडेनम के बाद वाला पार्ट, दैट इज जेजुनम। ठीक है, इसके बाद हाईली कोल्ड पार्ट आता है जो इससे भी ज़्यादा कोल्ड होता है, इसे हम कहते हैं इलियम। ये पार्ट हो गया आपका इलियम। तो ये वाला पार्ट जो शी शेड आपको दिख रहा है ये है ड्यूडेनम, और ये थोड़ा सा जो कोल्ड है लेकिन लंबा है इसे हम कहते हैं जेजुनम, और ये वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है इसे हम इलियम बोलते हैं। तो चलो इस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्टेड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये हो गया आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट, तो ये तो स्टमक से कनेक्टेड है, तो वही लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम कनेक्टेड टू स्टमक। ये एक सी शेप्ड ऑर्गन है, आप देख सकते हो ये सी शेप्ड ऑर्गन है, और इसके दोनों आर्म्स के बीच में, मतलब ये जो सी बना हुआ है इसके ये और ये आर्म्स के बीच में होता है पेनक्रियास। तो ये जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है पेनक्रियास, जो दोनों ड्यूडेनम के आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है इसमें लीवर जो बनाता है इसका सिक्रीशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम वाला पार्ट में आता है, और ये पेनक्रियास का सिक्रीशन भी इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में लीवर का सिक्रीशन प्लस पेनक्रियास दोनों का सिक्रीशन आता है। क्लियर है? आप देखते हैं जेजुनम। जेजुनम लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पार्ट होता है, लंबा कोइल्ड मिडिल पार्ट कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये ड्यूडेनम और इलियम के बीच वाला पार्ट है। वही सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। इलियम क्या होता है? इलियम ज़्यादा कोइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा कोइल्ड पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे इलियम। ठीक है, और यही वो भाग है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन सा ऐसा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, दैट इज इलियम। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टमक से कनेक्टेड होता है, दैट इज ड्यूडेनम। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है कि लीवर और पेनक्रियास जो बनाते हैं उनका सिक्रीशन को कहाँ पे रिलीज किया जाता है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, दो ग्लैंड पढ़ेंगे, दैट इज लीवर और पेनक्रियास। आप देख सकते हो ये आपका लीवर है और ये आपका पेनक्रियास है। सबसे पहले हम देखेंगे लीवर। ठीक है, देखो एक चीज़ बायोलॉजी में याद रखना कि आप जो डायग्राम देखते हो ना, इसमें जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, जैसे आपका लेफ्ट क्या हुआ, ये लेफ्ट हो गया आपका, इधर साइड लेफ्ट हुआ, तो ये डायग्राम का ये राइट हुआ। मतलब कि इसमें लीवर कहाँ दिखाया गया है, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप रियलिटी में लीवर हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका लेफ्ट इस डायग्राम का राइट होता है, तो आपका लीवर राइट साइड पे प्रेजेंट है। कोई पूछेगा आपका लीवर कहाँ प्रेजेंट, तो आप डायग्राम देख के ये ना बोल दो कि भैया लीवर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है, लीवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में इसका राइट लोब काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लीवर के बारे में देखने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का क्या है,
तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। लेकिन बहुत कोई को ऐसा लगता होगा कि हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। तो भैया फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तो वो है हमारा स्किन। स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेगा तो वो है लीवर, ठीक है। और आपको अगर बोले कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो आप बोलोगे लीवर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट और सबसे हेवीएस्ट, सबसे हैवी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन क्या है? लीवर है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा और फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है हमारे शरीर का, तो आप बोलोगे लीवर है। क्लियर है? अब देखो इसका वेट कितना होता है। मेल के केस में 1.4 से 1.6 केजी, फीमेल के केस में 1.2 से लेके 1.4 केजी। इसका एवरेज वेट आप याद करोगे कि 1.5 केजी होता है, 1.5 केजी का होता है हमारा लीवर, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेट जो आप याद कर लेना, दैट इज़ 1.5 केजी का होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि मेल के केस में थोड़ा बड़ा होता है, साइज़ में थोड़ा हैवी होता है लीवर एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है लीवर से रिलेटेड, दैट इज़ हिपैटिक। हिपैटिक, हिपा, ये सब शब्द अगर आप बायोलॉजी में सुनते हो तो वो शब्द रिलेटेड होता है आपके लीवर से। जैसा कि स्टडी ऑफ लीवर को आप लोग हिपैटोलॉजी बोलते हैं। हिपैटो मतलब लीवर एंड लोगस मतलब स्टडी होता है, और लीवर के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखो लीवर के पास कफर सेल्स होते हैं। अब भैया ये कफर सेल्स क्या होते हैं? कफर सेल्स वो सेल्स है लीवर के जो लीवर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन से बचाते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से कफर सेल्स होते हैं लीवर में जो उसे बचाते हैं। देखो ऐसा बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो उसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से बचाता है। किडनी के पास अलग सेल्स होंगे, हार्ट के पास अलग सेल्स होंगे, लंग्स के पास अलग सेल्स होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर के कौन से ऐसे सेल्स हैं जो लीवर को इन्फेक्शन से बचाता है, तो वो है कफर सेल्स। क्लियर है? अब देखो लीवर के पास रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। रीजनरेशन पावर का मतलब होता है कि पुनर्जीवित होने का पावर। मतलब अगर लीवर आप किसी को डोनेट कर देते हो, लीवर का कुछ पार्ट को अगर आप डोनेट कर देते हो तो वो पार्ट वापस से लीवर का जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम देखो, जैसे ये लीवर था आपका, ठीक है। आपने इतना पार्ट डोनेट कर दिया किसी को, अब आप कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो आपका लीवर वापस से इसी प्रकार से बन गया। मतलब ये जो पार्ट गायब हो गया था, यहाँ से जो चला गया था, वो पार्ट वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आपके शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेट होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है लीवर। क्लियर है? अब देखो लीवर के पास दो लोब होते हैं, एक होते राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। अभी आपको बताए थे ये राइट लोब हो गया और ये लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। तो राइट लोब जो होता है उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। क्लियर है? अब देखो लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट। जैसे कि आपको बोले थे कि हिपा या हिपैटिक शब्द लीवर से रिलेटेड है। माने अगर आपको कोई पूछेगा कि लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे हिपैटोसाइट। हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब उसके सेल्स। साइट का मतलब ही होता है सेल्स, मतलब लीवर के सेल्स, या अगर कॉमनली पूछा जाए तो उसको हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल्स सुनोगे तो आप समझना कि ये लीवर के सेल्स के बारे में बात कर रहा है। आपने सुना होगा कि जो एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो एक्सेस ड्रिंक करता है, उसका लीवर ख़राब हो जाता है। तो लीवर में जो ये हिपैटोसाइट है यही डैमेज हो जाते हैं जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस अल्कोहल कंज्यूप्शन कॉजेज डैमेज टू दीज सेल्स। यही सेल्स डैमेज हो जाते हैं उस इंसान का जो एक्सेस ड्रिंक करता है। क्लियर है लीवर? अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो लीवर हम पढ़ रहे हैं इनका बेसिकली ये लीवर का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे डाइजेशन में, क्योंकि पढ़ तो हम बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं कि हमारे पाचन की क्रिया में इनका क्या योगदान है, दैट इज़ लीवर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि लीवर क्या बनाता है और क्या रिलीज़ करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या बना के रिलीज़ करता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा लीवर बेसिकली बनाता है बाइल जूस। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बाइल जूस या बाइल कौन बनाता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बाइल बनाता है, तो आप बोलोगे लीवर। लेकिन ये जो बाइल जो लीवर बना रहा है वो बेसिकली जाके रुक जाता है, जाके बेसिकली स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। समझे? देखो ये जो लीवर बना रहा है
बाइल, ये बाइल जाके इस गॉल ब्लैडर में, जो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है, इसमें जाके स्टोर हो जाता है। बनता तो बाइल जूस लीवर में है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल जूस बनाता कौन है, तो आप बोलोगे लीवर। और फिर पूछेगा कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो आप बोलोगे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। बाइल जूस एक दिन में कितना बनता है? 600 से लेकर 800 ml बनता है प्रतिदिन। इसका पीएच क्या होता है? पीएच मतलब कि ये बेसिकली एसिडिक पीएच का होता है, या फिर न्यूट्रल पीएच का होता है, या एल्कलाइन पीएच का होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। लीवर जो बाइल जूस बना रहा है वो बेसिकली किस नेचर का होता है, तो आप बोलोगे कि ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि पीएच 7 से ज़्यादा, पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो और 14 तक, 7 से लेके 14 तक हो, तो उसे हम बेसिक या एल्कलाइन पीएच बोलते हैं। और जो 7 से कम पीएच का होता है उसे हम एसिडिक पीएच बोलते हैं। अब ये 7 से ज़्यादा इसका पीएच दैट इज 7.8, यानी कि ये कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि इस बाइल जूस में बेसिकली होता क्या है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, बाइल जूस का अगर देखें कि बाइल जूस में बेसिकली होता क्या है, पहले बताओ बाइल जूस किसने बनाया? लीवर ने बनाया। कहाँ स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। अब जब खाना ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाता है तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है और आता कहाँ है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। अब इस बाइल जूस का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले वाटर, इनमें 95% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें 95% वाटर प्रेजेंट होता है। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना जिन कंपाउंड्स में, जिन केमिकल कंपाउंड्स में, उसे हम ऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं। तो सोडियम ग्लाइकोलेट एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्ट है और सोडियम बाइकार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं याद करना तो आप ये याद कर लेना कि बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में, और वो कौन से होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया वाटर, फिर होते हैं बाइल सॉल्ट, फिर होते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज होता है, लीवर के द्वारा रिलीज होता है कोलेस्ट्रॉल। याद रखना ये फैट के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी रिलीज करता है आपका लीवर। फिर होता है बाइल पिगमेंट्स। देखो यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स कौन सा रिलीज करता है, कौन सा बाइल पिगमेंट रिलीज करता है लीवर? दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, ये बिलीरुबिन येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। अब याद कैसे होगा भैया कि कौन सा ग्रीन कलर का है, कौन सा येलो कलर का है? याद करना कि वर्डिन मतलब वर्दी, वर्दी मतलब अगर इंडियन आर्मी का वर्दी देखे तो उसमें ग्रीन कलर का होता है ना, वो उसमें ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं उनमें, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बिलीवर्डिन मतलब वर्दी कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो दूसरा वाला येलो कलर हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन तो आपको येलो ग्रीन में ही होता है ना कि कौन येलो है कौन ग्रीन है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो, बाइल सॉल्ट एक प्रकार टॉक्सिक होता है जो रिलीज होना चाहिए हमारे बॉडी से। अब ये जो लीवर बाइल सॉल्ट बना रहा है ये एक तरह का टॉक्सिक है जो हमारे शरीर से रिलीज होना ही चाहिए। अगर इनका एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में हो जाता है तो वो अलग अलग प्रकार का बीमारी कॉज करता है। इनका हमारे बॉडी में रुक जाना जॉन्डिस हो जाता है, जिसके शरीर में ये एक्सेस बनने लगता है और ये एक्सेस बन के निकलता नहीं है शरीर से। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है तो इसका डिपोजिशन हो जाता है, हमारे नेल्स में डिपोजिशन हो जाता है, हमारा आइज़ में डिपोजिशन हो जाता है, और उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में आप देखोगे कि आप येलो नेल्स हो जाते हैं, उसके आइज़ येलो हो जाते हैं। तो इनका बेसिकली एक्सक्रीशन बॉडी से बहुत ज़रूरी है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। किसको? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को। ठीक है, अब एक और होता है फोस्फोलिपिड। यही वो लिपिड है जो हमारे सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यही लिपिड प्रेजेंट होता है ना। क्लियर हो गया? बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है 95%, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करना होगा कि इनमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्लैंड है जो किसी भी एंजाइम को रिलीज़ नहीं करता, तो वो है हमारा लीवर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। एक चीज़ और याद रखना कि गॉल ब्लैडर में
जो बाइल स्टोर हो रहा है बेसिकली उसके कंसंट्रेशन में रोल होता है गॉल ब्लैडर का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल जूस जो लीवर बना रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट कौन करता है, उसको मतलब गाढ़ा कौन करता है, गाढ़ा करने का काम किसका होता है? तो अब क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि बाइल जूस का बेसिकली रोल क्या है डाइजेशन में। वो बनाता तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ रिलीज़ किया, जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे देखा कि वो इतना कुछ बना रहा है, लिवर इतना कुछ बना के निकालता है, अपने अंदर से इतना कुछ बना के रिलीज़ करता है। लेकिन अब इसका रोल क्या है, बेसिकली डाइजेशन में इनका रोल क्या है, इनमें से कौन सा ऐसे चीज़ है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो देखेंगे हम। देखो वो होते हैं बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट बाइल जूस में प्रेजेंट वो सब्सटेंस है जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या फंक्शन है? ये बनाते हैं बेसिकली बाइल जूस बनाते हैं, जैसा कि हमने देखा बाइल जूस लीवर बनाते हैं। और ये जो बाइल जूस जो लीवर निकाल रहे हैं उनमें स्पेसिफिकली बात किया जाए तो बाइल सॉल्ट्स हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। अब भैया ये क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब जो बड़े बड़े लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो आपने कंज्यूम किया था, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि फैट जो आपने कंज्यूम किया है अपने डाइट में उसका डाइजेशन स्टमक तक नहीं होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद लीवर का सिक्रीशन के वजह से ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं। मतलब बाइल जूस जो कि लीवर रिलीज़ कर रहा है उस बाइल जूस में प्रेजेंट थे बाइल सॉल्ट। अभी आपको बताए थे बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसी बाइल सॉल्ट की मदद से ये जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कुछ नहीं है, बस बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और वो कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट किस में होता है? बाइल जूस में प्रेजेंट होता है। ये बाइल जूस निकाला किसने है? लीवर ने निकाला है। इस बाइल जूस को कंसंट्रेट किसने किया है? गॉल ब्लैडर ने किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो लीवर का रोल क्या हुआ? लीवर का रोल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हुआ। फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम होता है हमारे लीवर का। क्लियर है? अब और क्या क्या फंक्शन होते हैं लीवर के? डाइजेशन में तो रोल होता है कि फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट करता है लीवर, और अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं लीवर के हमारे शरीर में वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो लीवर हमारा यूरिया बनाता है। आपने पढ़ा होगा कि यूरिन के थ्रू अब किडनी हमारे जानते हैं कि हमें ये जानते हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करके किडनी यूरिन बनाता है। उस यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। वो यूरिया बेसिकली कौन बनाया? लीवर बनाया। अगर आपको और अच्छे समझना है तो एक्सक्रीशन चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म किस प्रकार से यूरिया बनता है, किस प्रकार से किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, सब कुछ वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस इतना याद रखना कि यूरिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन लीवर होता है, ना कि किडनी। इससे बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि भैया सबको लगता है कि यूरिया बनाएगा किडनी, क्योंकि यूरिया एक तरह का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है तो बनाएगा किडनी, क्योंकि किडनी का काम होता है कि हमारे शरीर में ये ब्लड को फिल्टर करना। तो लोग उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इससे कन्फ्यूज मत होना कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एक्सेस न्यूट्रिएंट खा लेते हैं, बहुत एक्सेस न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं। तो वो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में बटने के बाद, पूरे सेल्स में पहुंचने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा ग्लूकोज हम नहीं कंज्यूम करते हैं। तो वो ग्लूकोज जो हम कंज्यूम नहीं किया है, हमारा शरीर जो एक्सेस में बच गया है, वो ग्लूकोज बेसिकली स्टोर हो जाता है लीवर में जाके। तो इसे हम बोलते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या है? ये जो ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज जो लीवर में जाके स्टोर होगा, तो स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन को स्टोर कौन कर लेगा? हमारा लीवर कर लेगा। ठीक है। तो एनिमल्स में स्टोर फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। मतलब कि खाना हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि प्लांट में स्टोर फूड क्या होता है, प्लांट में एक्सेस न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में स्टोर होता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो स्टोर हाउस क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन कौन है? लीवर है हमारा। अब थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोरेज। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, देखो विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो वाटर में घुल मिल जाते हैं, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ADEK, विटामिन ADEK, आप ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो, विटामिन ADEK,
विटामिन ए डी ई के, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिनका स्टोरेज हमारा लीवर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक काम और होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो हमारे शरीर में ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस घूम रहे हैं उसको नष्ट करने का काम होता है लीवर का। देखो एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करता है तो हमारे लीवर पे लोड पड़ता है भैया, लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं। एक्सेस बेसिकली आप बहुत ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, देखो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं उसमें तो बेसिकली ड्रग्स ही होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर वही मेडिसिन आप बहुत एक्सेसिवली खाते हो कोई, तो उसका लीवर डैमेज होता है। लीवर क्यों डैमेज हो रहा है, क्योंकि सारा लोड, सारा जो टॉक्सिसिटी, बेसिकली जो सारा टॉक्सिसिटी है वो उसको नष्ट करने का काम लीवर का है, तो लीवर पे बेसिकली ओवरलोड लीवर पे आ रहा है, इसीलिए लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं। तो आपको कोई पूछेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका होता है, तो आप बोलोगे लीवर का होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, और फैट स्टोरेज, फैट को स्टोर करने का काम, जो फैट होता है उसको भी स्टोर कर लेता है हमारा लीवर, इसलिए बोलते हैं कि किसी किसी का फैटी लीवर है भैया, तो फैट को स्टोरेज करने का काम किसका हो गया, लीवर का ही हो गया। और एक चीज़ याद रखना कि एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए। ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हमारे शरीर में, आपको किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ये एल्बुमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनका वो कहाँ बनते हैं, हमारे लीवर के अंदर बनते हैं। ठीक है, एक और याद रखना कि हिपैरिन का भी सिंथेसिस हमारे लीवर में ही होता है। भैया ये हिपैरिन क्या है, देखो हमको पता है कि हमारा ब्लड शरीर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, अब वो लिक्विड कहीं जम ना जाए, वो लिक्विड कहीं जम ना जाए, इसीलिए उनमें हम हिपैरिन डाल देते हैं। हिपैरिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब जो किसी को जमने नहीं देता, जिसको कोगुलेट मतलब जमने से बचाने वाला सब्सटेंस है ये हिपैरिन। तो ब्लड को लिक्विड के फॉर्म में रखने का काम हिपैरिन का होता है, ब्लड को लिक्विड के फॉर्म में रखने का काम इसी हिपैरिन का होता है। ये ब्लड को कोगुलेट या जमने नहीं देता ये हिपैरिन। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना, फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोरेज करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, फैट को स्टोर करना, एल्बुमिन प्रोटीन का बनाना और हिपैरिन सिंथेसिस करना, ये सारा काम किसका होता है, हमारे लीवर का काम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है। देखो ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था जो सी शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम पेनक्रियास बोल रहे थे। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पेनक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन है, आपको भी दिखाएं कि लीफ लाइक ऑर्गन है और ये अटैच होता है ड्यूडेनम वाले पार्ट से, अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से अटैच होता है। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनना, इनमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको मिक्स ग्लैंड या मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि ये किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे लैंगरहेंस, इसलिए इन्होंने अपने नाम पे ही पेनक्रियास के सेल्स का नाम रख दिया। पेनक्रियास के जितने भी सेल्स हैं उनको साथ मिला के क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस। पेनक्रियास में बेसिकली 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, अब वो 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स क्या है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। देखो इनमें जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स है ना, ये हार्मोन बनाते हैं। ये जो पार्ट है पेनक्रियास का, ये पार्ट जिनमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट है, ये हार्मोन बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो हार्मोन बनाता है वो बेसिकली एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो ये सेल्स हार्मोन बना रहे हैं, इसीलिए इस पार्ट को हम लोग एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होते हैं एफ सेल्स, इनमें पेनक्रियास में एक एफ सेल्स होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो एंजाइम्स बनाते हैं, जो जूसेस सिक्रेट करते हैं, वो बेसिकली होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए ये एक एक्सोक्राइन पार्ट कहलाएगा। मतलब एफ सेल्स एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है और अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स हार्मोन बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। अब ये क्या क्या हार्मोन बनाते हैं, ये बेसिकली आप एंडोक्राइन सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे तो उस समय पढ़ोगे।
ठीक है। बस आप यहाँ पे याद रखना कि पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है ना वही इंसुलिन बनाते हैं। तो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, दैट इज़ बीटा सेल्स। अब अभी बस इतना ही याद करो, बाकी सारा एंडोक्राइन सिस्टम में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ना क्या है कि पेनक्रियास के अंदर जो एफ सेल्स प्रेजेंट है वही बनाते हैं पेनक्रियाटिक जूस, और उसे ही हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं, उसे हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस हमारे शरीर में 1 लीटर बनता है प्रतिदिन 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस बनता है। और इन्हीं जूस के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका बहुत खासा रोल होता है डाइजेशन में। इनका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में क्योंकि ये तो हार्मोन बना रहे हैं, इनका कुछ अलग रोल है। लेकिन ये जो एफ सेल्स आप देख रहे हो जो बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं, जिनके अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया के लिए। ये पेनक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं भैया ये पेनक्रियाटिक जूस में? सबसे पहला है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा है पेनक्रियाटिक लाइपेज, और तीसरा है ट्रिप्सिनोजन। आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि अमाइलेज शब्द कहीं पर भी आए मतलब कि उसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में। तो ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? लिपिड या फैट का डाइजेशन करेगा। और ये ट्रिप्सिनोजेन है, ये क्या करेगा? ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। क्लियर है? तो अमाइलेज तो नाम सुनते ही बता देना कि हाँ भैया ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, लाइपेज लिपिड या फैट का डाइजेशन करेगा, और ट्रिप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अभी हम आपको फर्स्ट पार्ट में भी ये बताए थे कि जितने भी एंजाइम्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, कोई भी ग्लैंड रिलीज करे, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, उसको हमेशा एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिनोजेन या ये तीनों एंजाइम जो रिलीज हुए हैं, ये तीनों ही इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुए हैं। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इसको एक्टिवेट करता है हमारा इंटेस्टाइन से, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स प्रेजेंट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर के सेल्स प्रेजेंट होंगे। देखो मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है ना, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। इसमें ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है उसमें अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, देखो ये अंदर की तरफ जो सेल्स होंगे यही बना के रिलीज करते हैं एक एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर वाले सेल्स एक एंजाइम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज, याद रखना। तो ये ट्रिप्सिनोजेन कहाँ से रिलीज हुआ? पेनक्रियास से रिलीज हुआ। ऑब्वियसली बात है, हम लोग पेनक्रियास पढ़ रहे हैं, तो ट्रिप्सिनोजेन कहाँ से रिलीज होगा? पेनक्रियास से रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होगा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज होगा। उस जगह पर रिलीज होने के बाद किसके द्वारा एक्टिवेट होगा? क्योंकि सब तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है। एक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंटेस्टाइन से निकला हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर के सेल्स रिलीज करते हैं एंटेरोकाइनेज, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, और ये एक एंजाइम है जो किसने निकाला है? इंटेस्टाइन के इनर सेल्स ने निकाला है। और ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिप्सिन बाकी के जितने भी एंजाइम्स जो पेनक्रियास से निकले थे, ये दोनों एंजाइम्स या और जो भी एंजाइम्स निकलते जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, तो ये दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है? ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजेन को किसने एक्टिवेट किया? एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट किया। और ट्रिप्सिनोजेन ने ये सब जितने भी पेनक्रियास से निकले हुए एंजाइम से वो सबको एक्टिवेट कर दिया ट्रिप्सिनोजेन ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम्स को जो कि हमारे पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ट्रिप्सिन और बाकी एंजाइम्स का क्या फंक्शन है ना, अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हुआ था 30%। ठीक है, स्टार्च कितना डाइजेस्ट हुआ था माउथ में? 30%। मतलब आपने अगर बहुत बड़ा स्टार्च खाया, मतलब आपने तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, दैट इज स्टार्च को कंज्यूम किया, तो स्टार्च का 30%, इतना परसेंट माउथ में डाइजेस्ट हो गया 30%। तो बाकी जो स्टार्च प्रेजेंट था उसका तो डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ था। तो ये 70% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? यही ड्यूडेनम में होता है। और कौन कराता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज कराता है। समझे? मतलब ये डाइजेशन का प्रक्रिया ड्यूडेनम में ही हो रहा है, लेकिन पेनक्रियास का जो एंजाइम जो रिलीज हुआ है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, वो
पेनक्रियास का एंजाइम में जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो रिमेनिंग 30% स्टार्च जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था माउथ में, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डाइसैकेराइड में। अब डाइसैकेराइड के बारे में फर्स्ट लेक्चर में आपको सबसे फर्स्ट आगे वाला पार्ट में पढ़ाए थे कि डाइसैकेराइड क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू स्टार्च। स्टार्च तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे ना तो आपको ये बहुत मक्खन लगेगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइसैकेराइड अब क्या होते हैं, स्टार्च बेसिकली स्टार्च का डाइसैकेराइड फॉर्म क्या होगा, माल्टोज होगा। तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि किसने रिलीज किया, पेनक्रियास ने रिलीज किया। कहाँ पे रिलीज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज हुआ। देखो सारा क्वेश्चंस फ्रेम होगा यहाँ पे, जितना भी बोल रहे हैं ना सब क्वेश्चंस ही है। अब देखो स्टमक में आपने पढ़ा था कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ था, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हुआ था। देखो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हुआ, कुछ प्रोटीन्स तो बच गए होंगे ना कंप्लीट, मतलब अगर आप 100% तो आप नहीं कंज्यूम करोगे ना कि 100% भैया स्टमक में ही प्रोटीन कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स प्रोटियोजेस में, कुछ प्रोटीन्स तो रह गए होंगे। जैसे आप अगर एग्जांपल लेके चलो 98% लेट सपोज करो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स प्रोटियोजेस में, लेकिन 2% जो प्रोटीन बचा है उस पे और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस पे एक्ट करता है पेनक्रियास से निकलने वाला ट्रिप्सिन। पेनक्रियास से निकला था ट्रिप्सिनोजेन, उसको एक्टिवेट किया था एंटेरोकाइनेज ने, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन जो एक्टिवेटेड एंजाइम है वो एक्ट करता है, ये प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो ये प्रोटीन का चेन है, ठीक है, ये प्रोटीन है पूरा आपका, ये पूरा प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कन्वर्ट हो गया था किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। जैसे ये सपोज करो ये पेप्टोन्स है और ये प्रोटियोजेस है, ये पेप्टोन्स है और ये प्रोटियोजेस है। अब इसमें एक्ट कर रहा है और इसमें भी, ये तीनों में एक्ट कर रहा है एक एंजाइम जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रिप्सिन कह रहे हैं। और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब कि 2 पेप्टाइड का चेन, मतलब कि इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चाहे ये प्रोटीन का पूरा कंप्लीट चेन हो, चाहे पेप्टोन्स हो या प्रोटियोजेस है, ये तीनों को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन किस में, डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। किसका काम है ये, ट्रिप्सिन का काम है भैया। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड्स में किसने कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया। अब देखो इमल्सिफाइड फैट, आपने अभी देखा था कि लार्ज जो फैट के मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए थे। किसके द्वारा कन्वर्ट हो गए थे, लीवर के द्वारा कन्वर्ट हुए थे। अब वो जो लीवर के द्वारा कन्वर्टेड फैट मॉलिक्यूल्स थे आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखो ये जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स थे उसको किसने कन्वर्ट किया था, बाइल के सॉल्ट्स ने कन्वर्ट किया था स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे इमल्सिफाइड फैट बोलेंगे। मतलब ये वो फैट है जो इमल्सिफिकेशन के बाद बना है, इसलिए हम इसे इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन का काम किसने किया था, लीवर के द्वारा निकला हुआ बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स ने किया था। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है इस पे ही आके एक्ट करता है आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, और ये पेनक्रियाटिक लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देता है फैट को, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। अब आप समझोगे भैया ये क्या है, ये क्या नया टर्म है डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड, बताते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। जैसे देखो अगर आप एक सिंपल फैट का मॉलिक्यूल बनाओगे तो वो इस प्रकार का उसका मॉलिक्यूल होता है। ये एक फैट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सिंपलेस्ट फैट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये कार्बन का चैन प्रेजेंट है, इतना बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ये मतलब इतना डिटेल में आप मत याद करना, अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको दिमाग में छप जाएगा चीज़ें। फिर इसी प्रकार से चेन प्रेजेंट है। देखो ये पूरा का पूरा फैट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, जिसे हम कंज्यूम किए ना, जिसे हम कंज्यूम किए थे माउथ के थ्रू, ये फैट का मॉलिक्यूल कंज्यूम किए थे। अब इसमें क्या होता है कि जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज इस पे ही एक्ट करता है,
इस पे एक्ट करता है, जो इमल्सिफाइड, इसको ये इमल्सिफाइड फैट है, इस पे एक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में। मतलब अगर इस चेन को रिमूव कर दोगे ना तो ये जो बचता है ना, ये इतना वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं डाइग्लिसराइड। और अगर इस चेन को भी आप रिमूव कर दोगे तो ये बचेगा जो, इसे बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। तो ये जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स है इस पे एक्ट करते हैं पेनक्रियास का लाइपेज और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड, दैट इज इतना वाला पार्ट में कन्वर्ट कर देता है या फिर इतना वाला पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। समझे, इतने बड़े फैट मॉलिक्यूल को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम पेनक्रियाटिक लाइपेज का होता है। अब देखो, enzyme released from intestine convert the above product reaction into simple absorbable form। मतलब क्या है, देखो अब ये जो डाइसैकेराइड डाइपेप्टाइड और डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे ना तो आप सब कुछ रिलेट कर लोगे, सब कुछ रिलेट करो, लिटरली सच बता रहे हैं। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है जिसे सेल्स कंज्यूम करते हैं, इनको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब लीवर से निकला हुआ जूस और पेनक्रियास से निकला हुआ जूस दोनों अगर खाना पे एक्ट कर लेते हैं तब पर भी वो खाना को उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं जिस फॉर्म में हमारे बॉडी के सेल्स कंज्यूम करे। तो ये जो खाना है, ये जो खाना है जो थोड़े से कम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट हो गए थे सिंपल कॉम्प्लेक्स में, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसे भी हमारे सेल्स कंज्यूम नहीं कर पाते। अल्टीमेटली क्या होता है, इन पे एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला कुछ एंजाइम्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का जो अंदर वाला सेल्स प्रेजेंट होगा ना, जैसे मान लो ये ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है, ये ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है, तो ड्यूडेनम के इनर लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, वो रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो एंजाइम्स अल्टीमेटली डाइजेस्ट करता है, पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन करता है। मतलब ये सबको भी डाइजेस्ट कौन करेगा, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा, इंटेस्टाइन से निकलने वाला एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो कि एंजाइम रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइन ये कन्वर्ट करता है अबव प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शंस आपने अभी पढ़ा, ये जो रिएक्शंस आपने पढ़ा, इसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब कि जो अभी भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स बचे हुए हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, दैट इज ड्यूडेनम से निकलने वाला एंजाइम जो ड्यूडेनम के अंदर लाइनिंग के सेल्स ने बनाया है। वो एंजाइम्स इन पे एक्ट करेगा, जो भी पढ़े थे इन पे एक्ट करेगा, इन सब पे एक्ट करेगा और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारे बॉडी के सेल्स उन सिंपल फॉर्म को कंज्यूम कर सके। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो हमारे सेल्स नहीं करते हैं ना एब्जॉर्ब, बहुत सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सेल्स, तो उनको सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है हमारा इंटेस्टाइन का। देखो एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइन, अब देखो एंजाइम्स क्या क्या है इंटेस्टाइन का। अब ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं याद करना, देखो ये बहुत ईजी है एंजाइम्स याद करना, इंटेस्टाइन का एंजाइम याद करना बहुत आसान है। देखो ये जो डाइसैकेराइड है इस पे एक्ट करेगा कौन, डाइसैकेराइडेजेस। बस क्या करना है कि डाइसैकेराइड है तो उसके पीछे एजेस लगा देना है। कोई भी वर्ड के पीछे अगर एजेस लगा हुआ रहता है उसका मतलब है कि वो एंजाइम है। तो डाइसैकेराइड के ऊपर कौन एक्ट करेगा, डाइसैकेराइडेजेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो डाइसैकेराइड यहाँ पे क्या है, माल्टोज था, डाइसैकेराइड क्या था, माल्टोज। तो माल्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, माल्टेज एक्ट करेगा। उसी प्रकार से डाइपेप्टाइडेज किस पे एक्ट करेगा, डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा। जो पेनक्रियास के ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया था ना डाइपेप्टाइड्स में, उस पे कौन एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा, डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा। उसी तरह से ये जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड है इन पे एक्ट करते हैं इंटेस्टाइन से निकला हुआ लाइपेज। ये पेनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज तो फैट को डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट किया था, इन पे एक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन से निकलने वाला लाइपेज। क्लियर है? देखो तो माल्टेजेस जो इंटेस्टाइन से निकला है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये याद करना पड़ेगा आपको। लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज एक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज ग्लैक्टोज में। सुक्रोज पे एक्ट करेगा सुक्रेजेस, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। डाइपेप्टाइड पे एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज, उसको कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड्स में। और डाई और मोनोग्लिसराइड है उन पे एक्ट करेगा इंटेस्टाइन के लाइपेज और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पे ये जो फूड बने, ये जो सबसे सिंपल फूड बने, इनको ही हमारे सेल्स एब्जॉर्व कर सकती है। यहाँ पे जाके डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इनको ही हमारे सेल्स कंज्यूम करेंगी।
तो आपको एंजाइम्स में आपको एग्जाम में पूछेगा कि माल्टोज बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आपको पूछेगा लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में। सुक्रोज किस में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करोगे, देखो माल्टोज तो आप पढ़ते आए हो कि अभी आपको बताए थे ना कि स्टार्च कन्वर्ट हो गया था माल्टोज में, तो स्टार्च जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ऐसे याद रखना कि वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज बेसिकली मिल्क में प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को, क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिल्क में प्रेजेंट होने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, केसिन प्रोटीन। फर्स्ट लेक्चर में बताते ना, मिल्क में प्रेजेंट होने वाला प्रोटीन है केसिन प्रोटीन, मिल्क में प्रेजेंट होने वाला शुगर है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज पे लैक्टेस एक्ट करता है, उसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। देखो ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब इसको कैसे याद करोगे, एल से याद रखना, लाइक मतलब कि एक जैसे, ग्लूकोज के जैसा ही, तो जी से स्टार्ट होता है, मतलब एक जैसा नहीं लग रहा है, मतलब ग्लूकोज गैलेक्टोज भाई टाइप का लग रहा है, तो ऐसे याद कर लेना कि लाइक, एल से लाइक होता है। लाइक किस में मतलब लाइक कौन सा हो गया स्ट्रक्चर, ग्लूकोज गैलेक्टोज। हमको पता है बहुत ख़राब ट्रिक है, लेकिन एग्जाम में याद आपको करा देगा। लास्ट में रिवीजन करके जाओगे ना, देख के जाओगे लेक्चर, तो आपको याद आ जाएगा। लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज किस में प्रेजेंट होता है, सबसे रिच सोर्स होता है सुक्रोज का शुगर केन में सुक्रोज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम, जो किसने बनाया था, इंटेस्टाइन ने बनाया था। उसी तरह से डाइपेप्टाइडेज, अब अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे कि जैसे ये डाइपेप्टाइड था ना, ये डाइपेप्टाइड था, ये बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब ये भी टूट जाता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, अमीनो एसिड, क्योंकि हम आपको बताए थे कि बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है, तो एक इसको क्या बोलेंगे, इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, लास्ट में अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइपेप्टाइडेज जो थे वो लास्ट में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड है वो इंटेस्टाइन के लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे सेल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया हुआ एंजाइम्स अल्टीमेटली डाइजेशन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, डाइजेशन को कंप्लीट कर रहा है, फूड को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, किसने, इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया हुआ एंजाइम्स ने। अभी आप जितना भी रिएक्शंस पढ़े इस लेक्चर में, अभी तक जो रिएक्शंस हम आपको पढ़ाएं वो सब रिएक्शन ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा था। देखो यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट, इसमें ही हम सारा का सारा रिएक्शन देख रहे थे। अभी खाना यहाँ से आगे मूव भी नहीं किया है, इसी वाले पार्ट में सारा रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि लीवर का जो सिक्रीशन है वो इधर साइड से आ रहा है ड्यूडेनम में, इधर से पेनक्रियास का सिक्रीशन आ रहा है। तो लीवर का सिक्रीशन, पेनक्रियास का सिक्रीशन, ये सी शेप्ड ड्यूडेनम में आया, तो ड्यूडेनम में सारा प्रतिक्रिया हो गया, मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे, ड्यूडेनम में कंप्लीट होता है। जो पार्ट आगे है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ही डाइजेशन अगर कंप्लीट हो गया तो इस पार्ट में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो खाना खाया उसका डाइजेशन तो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन होता है इस वाले पार्ट में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे above reaction takes place in duodenum region of small intestine. Simple substance formed are absorbed in jejunum and ileum region of small intestine. मतलब कि खाना का एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम से स्टार्ट होता है। कभी आप ये मत मेंशन करके आना कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, नहीं, एब्जॉर्प्शन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट से ही स्टार्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर इलियम वाला पार्ट में बोले, मतलब जेजुनम वाले पार्ट में बात करें या इलियम वाले पार्ट में, ज़्यादा ऐसा होता है कि इसमें इलियम वाले पार्ट के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर के सेल्स बता देते हैं, रुको डायग्राम से बताते हैं। जैसे मान लो ये इलियम वाला पार्ट है, ठीक है, इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम वाले पार्ट के जो अंदर के सेल्स है ना, अंदर के सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो इस प्रकार से फोल्ड बनाते हैं, ये फोल्ड बनाते हैं।
ये फोल्ड बनाने से होता क्या है, जैसे मान लो अगर सेल्स इस प्रकार से अरेंज होते ना, इस प्रकार से अरेंज होते, तो इनका सरफेस एरिया नहीं इंक्रीज होता। कोई भी चीज़ को अगर आप फोल्ड कर देते हो ना तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करा रहे हैं भैया हम, जेजुनम और इलियम वाले पार्ट का सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे खाना का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके हमारे ब्लड के अंदर। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जेजुनम वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरा भरपूर मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जेजुनम और इलियम के पास, उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम खाना आ सके ताकि वो खाना हमारे शरीर में लग सके। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, इसीलिए जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में विलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस प्रकार से फोल्ड प्रेजेंट होता है। ये सेल्स अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं, इस प्रकार से, मतलब ये सेल्स इस प्रकार से अपने आप को अरेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इस प्रकार से सेल्स अरेंज हो गए हैं अपने आप को, इसे हम कहते हैं विलाई। ये स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, विलाई। ठीक है, अब विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। जैसे ये सेल्स ना अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, तो विलाई क्या है, विलाई इस प्रकार का फोल्ड है, इसको हम कहते हैं विलाई। ये विलाई बना। अब इसी सेल्स जो यहाँ पे इस प्रकार से अरेंज है, सेल ध्यान से सुनो, विलाई और माइक्रोविलाई में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, हमको टाइम दो। देखो ये क्या हुआ, ये अपने सेल्स अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लिए। ये क्या अरेंज है, सेल्स इस प्रकार से अरेंज है। अब ये सेल्स का बेसिकली यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से निकल जाता है, इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड बना लेता है अपने आप को। तो विलाई के ऊपर, ये पूरा स्ट्रक्चर विलाई था, विलाई के ऊपर क्या बढ़ गया, विलाई के ऊपर बढ़ गया तुम्हारा माइक्रोविलाई बन गया। तो विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट हुआ, माइक्रोविलाई। तो ये विलाई और माइक्रोविलाई जो कि जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ये सरफेस एरिया को बहुत खतरनाक तरीके से इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा खाना ब्लड में जा सके और ब्लड में जाने के बाद हमारे पूरे शरीर में लग सके खाना। इसीलिए यहाँ पे विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। इनर लाइनिंग सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से इंक्रीज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है खाना का एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर सिंपल सेल्स प्रेजेंट होता ना इस प्रकार से, तो सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। नॉर्मल तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं तो सरफेस एरिया उतना इंक्रीज नहीं होता और खाना का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ये विलाई बना हुआ है, माइक्रोविलाई बना हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा वो समझ लो। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि विलाई माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अगर स्पेसिफाई करके ना बोला जाए ना, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को भी टिक कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दे कि विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है और दिया हुआ क्वेश्चन में और ऑप्शन दिया हुआ हो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, तो आप ऐसे टिक कर सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो वो है जेजुनम और इलियम वाला पार्ट। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनम, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताएं। और जेजुनम और इलियम से क्या स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया उस खाना को क्या बोलते हैं, काइल। माउथ में डाइजेस्ट किया हुआ खाना फर्स्ट पार्ट में बताए थे, उसे बोलस बोलते हैं। स्टमक वाले पार्ट में डाइजेस्ट किया हुआ खाना को काइम बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया हुआ खाना को हम लोग काइल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखना, ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसी वाले पार्ट में यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब अब जो खाना इस पार्ट में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उस खाने का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो खाना बिल्कुल अब वेस्ट में जाएगा। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना अगर चला गया एक बार, तो उस खाना को कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारे शरीर में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जेजुनम और इलियम वाले पार्ट से ही होता है मात्र। इस वाले पार्ट से कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता खाना का। हम क्या बोल रहे हैं, खाना का एब्जॉर्प्शन नहीं होता इस लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट से। ठीक है, तो यही क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ,
वो खाना कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट खत्म हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीकम सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सीकम। उसके बाद आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा कोलोन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलोन। यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो इतना भर, ये कहलाता है रेक्टम, जो कि तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ, सीकम, फिर हो गया कोलोन, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट कोलोन, फिर हो गया रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो आप बोलोगे कोलोन। आप देख सकते हो यहाँ पे सीकम तो इतना ही है, कोलोन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कोलोन तो सबसे लंबा पार्ट हो गया ना। अब देखो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सीकम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सीकम है बेसिकली इनको बोला जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। यही वो पार्ट है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। हाँ, हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अबाउट सीकम में सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया किसे कहते हैं, सीकम क्यों कहते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछे कि यहाँ पे किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो आप बोलोगे ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका फुल फॉर्म होता है एस्चेरिचिया कोलाई। वो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में। देखो अब वो बैक्टीरिया हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो खाना यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आया, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो कि अनएब्जॉर्ब फूड है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, उस खाने को वो खाते हैं। वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो इसी खाने को खाते हैं, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को खाते हैं वो, और खा के क्या बना रहे हैं, विटामिन्स बनाते हैं। ये खा के क्या बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं हमारे शरीर में। कौन कौन से विटामिन, विटामिन के और विटामिन B12 बनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे फूड को ले रहे हैं और कुछ विटामिन्स बना के हमें दे रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें रहने का जगह दे रहे हैं। बेसिकली हमारे शरीर में रह रहे हैं, इनको घर दे रहे हैं, इनको खाना दे रहे हैं। तो ये एक तरह का कैसा रिलेशन हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज साथ में रह के दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं, इनमें बैक्टीरिया का भी फ़ायदा हो रहा है और ह्यूमंस का भी फ़ायदा हो रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है, फूड दे रहा है इकोलाई को, इकोलाई बैक्टीरिया को, और इकोलाई हमें क्या दे रहा है, विटामिन के और विटामिन B12 बना के दे रहा है। तो इसमें ह्यूमंस का भी फ़ायदा है कि ह्यूमंस के शरीर में विटामिन के और विटामिन B12 बन रहा है, और इसका भी फ़ायदा है, इकोलाई का भी फ़ायदा है, ये इसको बेसिकली रहने के लिए घर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और फूड भी मिल रहा है भैया, बैठे बैठे फूड मिल रहा है इन्हें। तो इनमें हम दोनों का फ़ायदा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ पे बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आप बोलोगे क्या, सीकम में प्रेजेंट होता है भैया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, इकोलाई प्रेजेंट होता है। क्या किस प्रकार का रिलेशनशिप है, तो आप बोलोगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। ह्यूमंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, विटामिन बना के दे रहा है, दैट इज़ विटामिन के और विटामिन B12। बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको रहने के लिए घर मिल रहा है, इसको खाने के लिए फूड मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि इसका जो सीकम वाला पार्ट से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हाँ, वही अपेंडिक्स जो आप सुनते हो, यही अपेंडिक्स इसके साथ अटैच होता है। देखो अपेंडिक्स तो बहुत कॉमन, अपेंडिक्स हमारे शरीर में प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन इसी अपेंडिक्स में अगर स्वेलिंग हो जाए ना, बहुत स्वेलिंग हो जाता है, कभी कभी इसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो स्वेलिंग होने की वजह से एक डिजीज़ हो जाता है इंसान को, अपेंडिसाइटिस उसे कहते हैं। अपेंडिसाइटिस मतलब इस अपेंडिक्स का फूलना। अब सुने होंगे कि बहुत लोगों को अपेंडिक्स हो गया, भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, तो वो क्यों कराना होता है, यही अपेंडिक्स का स्वेलिंग की वजह से हम इसे रिमूव करते हैं। तो अपेंडिक्स तो सबके शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन इसके ये स्वेल कर जाता है ना, तो ये कंडीशन थोड़ा मतलब भयंकर कंडीशन कॉज करता है कि अपेंडिसाइटिस होना एक भयंकर कंडीशन होता है, जिनमें हम इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट के रिमूव कर देते हैं। अपेंडिसाइटिस किसी को अगर हुआ है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको काट के रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये अपेंडिक्स का काम क्या हमारे शरीर में, इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, अभी के टाइम पे कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे शरीर में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनका कोई भी खासा रोल नहीं होता हमारे शरीर में, इनका कुछ भी रोल नहीं है। तो ये प्रेजेंट ही क्यों है भैया, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था ना, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, जब हम मंकी से ह्यूमन बनने के प्रोसेस में थे, तो उस समय क्या होता था ना कि कोई ह्यूमंस ना कभी कभी घास खा लेते थे,
तो वो घास खाते थे, तो घास को डाइजेस्ट करने के लिए इसी अपेंडिक्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते थे, सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होते थे जो उन घास को डाइजेस्ट कर देते थे। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हम घास वास तो खाते नहीं हैं, ऐसे रो तो घास हम लोग खाते नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे सेलुलेज जो एंजाइम थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, अभी इनमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ये वेमिफॉर्म अपेंडिक्स अभी कुछ काम का नहीं है हमारे शरीर में, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। तो आप बोलोगे कि अगर अभी कोई इंसान घास खा ले, इस समय पे अगर कोई इंसान घास खा ले तो क्या उनके शरीर में घास डाइजेस्ट होगा? बताओ खुद ही, नहीं डाइजेस्ट होगा, क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है जो घास में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि सेलुलेज तो यहाँ पे एब्सेंट हो गया ना, यहाँ पे अभी के टाइम पे नहीं प्रेजेंट है ना। इसीलिए अगर कोई घास खाता है तो उसमें सेलुलोज उसके डाइजेस्ट नहीं होता, वो इसी प्रकार से यहाँ से निकल के वापस निकल जाएगा। सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट होगा, वो इसी प्रकार से निकल जाएगा हमारे शरीर से बाहर एनस के थ्रू। ठीक है, तो याद क्या करना है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किससे अटैच है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले भाग से अटैच है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब हम लोग देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। डाइजेशन का प्रतिक्रिया हो गया तुम्हारा ड्यूडेनम में, एब्जॉर्प्शन का काम हो गया जिजनम और इलियम में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है हमारे शरीर में? इसका काम होता है कि खाना को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। जो खाना अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड जो लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते ही, मतलब ये है ना कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना अगर चला गया ना, तो वो खाना बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वो खाना बिल्कुल वेस्ट ही है, वो निकल ही जाएगा बॉडी से बाहर, यहाँ से कुछ खाना का एब्जॉर्प्शन नहीं होने का है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि तो हमारा शरीर क्या करता है, वो जो खाना है उससे निकालता है वाटर, उससे वाटर निकालता है पूरा अच्छे से, उससे वाटर और मिनरल्स निकाल लेता है, और वो निकाल के कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, और ब्लड में वाटर मिनरल्स घुल मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो खाना यहाँ से वेस्ट होके निकल रहा है इस भाग से, उस खाने से जितना पानी और जितना मिनरल्स हम अपने शरीर में रख लें तो वो तो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए इस पार्ट से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बताओ तो? एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड में चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड में चल जाता है एब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये एक चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज करता है। जैसे आप एलोवेरा अगर हटाई होगे, अंदर देखोगे एलोवेरा का, तो चिपचिपा सा स्ट्रक्चर नहीं होता है थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज, म्यूकस सिक्रीट करना। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रीट करता है, उस तरह से चिपचिपा पदार्थ कुछ रिलीज करता है जो हमारे फूड को एक साथ मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ जोड़ देता है। मतलब जो खाना इस प्रकार से रैंडमली प्रेजेंट है उसको एक साथ जोड़ने का, एडहेर करने का और उसको लुब्रिकेट करने का काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकस रिलीज़ कर रहे हैं। तो जो म्यूकस ये रिलीज़ करते हैं ये मदद करता है एडहेरिंग, मतलब सबको एक साथ जोड़ने में, वेस्ट पार्टिकल को एक साथ रखने में और उसको लुब्रिकेट करने में, ताकि उसका ईजीली पैसेज हो सके, मतलब वो ईजी आसानी से एनएस से निकल सके, इसीलिए। ठीक है, और क्या है, इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे किसी डाइजेशन वाला प्रतिक्रिया नहीं हो रही। डाइजेशन तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे सिर्फ वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी सिग्निफिकेंट, कोई भी खासा डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? एक चीज़ और कि यहाँ पे अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को, जो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका है, उस खाने को अब खाना नहीं बोलेंगे भैया, अब तो वो वेस्ट बन गया है, अब उसको हम लोग फीसेस बोलते हैं। जो वेस्ट पदार्थ जो निकलता है एनएस के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? फीसेस बोलते हैं। तो फीसेस टेम्पररी तो हम लोग कब स्टोर करके रखते हैं ना, कहीं पर अगर कहीं आप वर्किंग प्लेस में और आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे? टेम्पररी तो स्टोर किया जा सकता है ना, तो वही रेक्टम वाला एरिया ही रहता है जहाँ पे हमारा फीसेस या वेस्ट जो पदार्थ है उसको टेम्पररी स्टोर कहाँ होता है? रेक्टम वाले एरिया में होता है। और बाद में हम उसको फेवरेबल कंडीशन, जब हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन होता है तो हम उसे एनएस के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फॉर्म होगा उसे हम फीसेस कहेंगे, और जो फीसेस टेम्पररी स्टोर होता है वो हमारे रेक्टम में होता है। तो रेक्टम का यूज़ पूछे तो बोलना कि वहाँ पे जो फीसेस है वो टेम्पररी स्टोर हो रहे हैं, किस एरिया में? रेक्टम वाले एरिया में। और बाद में उसे इजेक्शन या एक्सक्रीशन प्रोसेस से निकाल देते हैं एनएस के थ्रू। तो एनएस के थ्रू तो फीसेस निकल रही है,
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन बोलते हैं। अगर डेफिकेशन नहीं याद करना तो कोई मतलब मत याद करो, उसको क्या बोलते हैं, इजेक्शन या एक्सक्रीशन बोलते हैं। वेस्ट फूड पदार्थ का बॉडी से निकलना को क्या बोलेंगे, इजेक्शन या एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।